आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी हम जो चल रही परीक्षा है उसके एनालिसिस के क्रम में जो सेशन चला रहे हैं, आज उसके 10वें सेशन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इसमें किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपके सामने ये रहा है, 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है। अधिक है मतलब अधिक बोले, कम बोले, अंतर बोले, बात तो एक ही है, ठीक है ना। अब 60% की वैल्यू होती कितनी है, तो 60% की वैल्यू होती है 3/5। अब अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये 15, तो 15 तिया 45, इसकी वैल्यू तो 45 है। यहां देखिए 55 25, 5 एकम 5, 45 माइनस 5 मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा 40, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या है, अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य 2886 रुपए। अगर अंकित मूल्य में मैंने 26% की छूट दे दी तो बचा कितना, 74%। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, छूट की राशि। ये लगभग लगभग जो मामला है वो किसका है, आप खुद ही एक चीज सोचो कि ये लगभग लगभग 26% है। अगर ये 25 होता तो 1/4 का, मतलब वही है कि मामला जो है वो 1/4 के आसपास है। और 1/4 का मतलब कितना हुआ, इसका अगर हम देखेंगे तो कितना होगा, 4 सत्ते 28, मतलब इसमें सबसे छोटा डाटा कौन सा दिख रहा है, 1014। यही मेरा उत्तर है, ठीक है ना। अब देखिए मैं इसको क्लियर कर दूं आपको, 26% की छूट का मतलब हुआ कि डाटा कितना है, 74%। और 74% की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 2886 रुपए। और आपसे वैल्यू किसकी पूछी जा रही है, 26% की। अब आप खुद देखो, ये 3 का मामला है ना, 26 तिहाई 78, 26 तिहाई 78, तो 3 नमा 27 है, तो ठीक दिख रहा है, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको हल करने की बात करूं तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 37 कटेगा क्या, 37 से कटेगा क्या, पहले 2 से काट लेते हैं। 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। 37 से अगर मैं काटूंगा तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 सत्ते, ये 4 बार जाएगा, तो 4 सत्ते 28 और 4 तिहाई 12, 12 और 1 13, 6 बचेगा, 63 आ जाएगा, 6 बचेगा 63 आ जाएगा। मतलब ये पूरा पूरा डाटा कटेगा, नहीं कटेगा। कितना है, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2886 रुपए है, ठीक है। 4 सत्ते 28, 4 तिहाई 12 और 2 14, ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। 3 बार जाएगा, 37 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 111। 33 बचेगा, 3 का गुणा करने पर 111, मतलब मामला हो जाएगा 9 का, ठीक है ना। तो इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि 37 में 3 का गुणा करते हैं तो 111 आता है, ठीक है। अब आपको चाहिए कितना, 144। 144 में जब आपने 3 बार गुणा किया तो 111 आ गया, तो बचेगा कितना, 333। तो 3 बार गुणा करने पे अगर 111 है तो 333 से 111 का कितने गुना है, 3 गुना। तो यहां भी कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना, तो 3 तिहाई 9। अब अगर 26% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो इसमें आपको 26 का मल्टीप्लाई करना है, तो 6 नहीं है 54, यहां से भी ये डाटा ठीक है। अगर मैं इसको गुणा ही करना चाहूं तो देखिए कैसे गुणा करेंगे भाई, 26 ने तो 9 छक्के 54, ठीक है। और 9 दूनी 18 और 5 23 और 26 तिहाई 78, तो ये हो जाएगा 4, 8 3 11, 7 2 9 और 1 10। कितना हो जाएगा उत्तर, 1014, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 22 से विभाज्य। 22 का नियम तो आपने नहीं पढ़ रखा, लेकिन 22 का मामला क्या है भाई, 22 का मामला होता है 2 गुणे 11 का। 2 का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक सम होना चाहिए, मतलब इकाई का अंक 2 4 6 8 या 0 हो। 11 का नियम क्या कहता है, एक एक अंक को छोड़ करके हम सम निकाल लेते हैं और फिर दोनों समूह का आपस में माइनस कर देते हैं। वो अंतर या तो 0 होना चाहिए और या तो 11 होना चाहिए, ये सवाल है। अब देखिए 2 2 तो सब में है, ये वाली संख्या पर 22 से नहीं कटेगी, ये क्लियर कट दिख रहा है। देखिए अब मैं इसको 11 से चेक कर लेता हूं, देखो 3 2 5, 5 4 9, यहाँ का सम कितना है 9, 6 5 11, 11 और 7 18, 18, इन दोनों का अंतर 9 आएगा, मतलब ये संख्या भी नहीं कटेगी। इसका हम देख लेते हैं, 2 9 और 2 11, 11 आ रहा है। इसका देख लेते हैं, 8 3 11, 11 11, मतलब इसका अंतर 0 आ जाएगा, मतलब ये संख्या कट रही है। क्यों, क्योंकि ये 2 से भी कट रही है और 11 से भी कट रही है। इसको आप चेक कर लो, देखो आप 3 5 3 8, 6 4 10, 10 2 12, 12 में से 8 घटाएंगे 4 आ जाएगा, ना तो 0 आ रहा है ना तो 11 आ रहा है, मतलब मेरा उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 893002। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 8/15, 8/15 का मतलब क्या हुआ, 15 रुपए है उसका अंकित मूल्य, 8 रुपए है उसका विक्रय मूल्य, ठीक है।
बेचने पर 20% की हानि होती। 20% की हानि है मतलब कितना हो गया मामला, 80% का। ठीक है, पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। देखिए जो हानि होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। इस पर होती है, क्रय मूल्य पर। सवाल में आप देखिए एमपी अगर 15 है, एसपी कितना दे रहा है 8, तो सीपी भी तो होगा। और अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से देखूं तो एसपी कितना है 80। तो अगर 80% की वैल्यू 8 है, 80% की वैल्यू 8 है, तो सीपी तो हमेशा 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बिल्कुल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। अंकित मूल्य है 15, विक्रय मूल्य है 8, क्रय मूल्य 10 की सामान खरीदा गया, 15 उस पर रेट लिखा गया और 8 रुपए में उसको बेच दिया गया। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो 15:10, 3 से दोनों कट रहे हैं, मतलब आपका जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 3:2 दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। बढ़िया क्वेश्चन कहा जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक किसी कार्य के 7/10 भाग को 15 दिनों में पूरा करता है। 7/10 भाग को 15 दिनों में पूरा करता है, मतलब पूरा काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 150/7 दिन। ठीक है, फिर आपको बोल रहा उसके पश्चात बी की सहायता से, ये ए का था, ये ए और बी दोनों का है, शेष कार्य को 4/3 दिन में। तो शेष कार्य है कितना, अगर 7/10 हो चुका है, इसका मतलब कितना है, अब बचा हुआ है 3/10। ठीक है, अगर कार्य समान है तो समय और क्षमता जो होती है वो क्या होती है, एक दूसरे की अपोजिट। ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिए अगर मैं केवल ए की बात करूं तो 7/10 भाग वो कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। तो पूरा एक भाग वो कितने दिनों में करेगा, 150/7 दिनों में। ठीक है, ये क्या है, टाइम है। तो इसकी जो क्षमता है, ए की जो क्षमता है, क्षमता जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 7/150। ये ए की बात हो रही है। ए प्लस बी का जो मामला है, शेष कार्य। अब आप देखिए 10 में से 7 हो चुका है, 7/10 है, तो शेष कार्य कितना है, 3/10। और ये कितने दिनों में वो कर रहा है, 4 दिनों में। मतलब एक भाग वो कितने दिनों में करेगा, 10 चौके 40, 40/3 दिन, मतलब इसकी क्षमता हो जाएगी 3/40। ये कहानी है आपकी। सवाल में आपसे पूछा गया बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। तो बी की अगर मैं क्षमता निकाल लूं और अगर उसको उल्टा कर दूंगा तो समय निकल जाएगा, क्योंकि क्षमता और समय तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और मेरे पास ए प्लस बी की भी क्षमता है और मेरे पास ए की भी क्षमता है। तो अब मैं केवल अगर बी की क्षमता की बात करूंगा, बी की इफिशियंसी की अगर मैं बात करूं तो कितनी हो जाएगी, 3/40 में से कितना घटाना है आपको, 7/150। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 600। ये 15 15 तिया 45 और ये 28, ये कितना बचा, 17/600। ये क्या है, बी की क्षमता है। तो जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 600/17। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 9 बचेगा 90, 17 पना 85, 5 बचेगा तो 35 से ही 5/17। ये आपके पूछे गए सवाल का जवाब है। दिया कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि अगर काम समान है तो समय और क्षमता का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, और चूंकि यहां पर क्षमता, अब अगर मैं इसको एलसीएम से करने की बात करता, ठीक है ना, कि पूरे काम को ये 150/7 दिनों में कर रहा है और फिर ये ए प्लस बी अगर 40/3 दिनों में कर रहा है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 600। तो इसकी क्षमता 7, इसकी क्षमता कितनी है भाई, अगर इसको आप ऐसे लगाते, ये अगर कितने दिनों में कर रहा है, मैं उस तरीके से भी कर देता हूं जैसे आप लोग करते हो। टाइम कितना है, ए का, ए प्लस बी का, और ये किसका है, बी का। ठीक है, देखिए इसकी इफिशियंसी देखिए, ये कितने दिनों में कर रहा है, 150/7 दिनों में। अगला वाला कितने दिनों में कर रहा है, 40/3 दिनों में। तो अब इसकी जो वो आ जाती, वो कितनी आ जाती, 600। तो इसकी क्षमता कितनी हो जाती, 4 सते 28, इसकी 28 हो जाती। इसकी क्षमता कितनी हो जाती, 15 15 तिया 45। तो बी की क्षमता कितनी हो जाती, 17। तो टाइम कितना आ जाता, 600/17 दिन। अगर ये वाला आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो ये तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे कह रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य 6,600 रुपए है। पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है, 20% का लाभ कमाता है, तो पुस्तक का मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य की बात, यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, छूट हमेशा किस पर मिलती है, अंकित मूल्य, और लाभ हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर।
अंकित मूल्य पर छूट के बाद का जो मूल्य है वो भी विक्रय मूल्य, और अंकित क्रय मूल्य पर लाभ और हानि के बाद का जो मूल्य है वो भी क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। मतलब दोनों क्या होते हैं, समान। ठीक है, तो अब आप देखिए 10 की छूट मतलब मामला कितने का हो गया, 90 का। 20 का लाभ मतलब मामला कितने का हो गया, 120 का। मतलब आप कह सकते हैं कि MP इज टू CP बराबर कितना हो जाएगा, 120 90, 0 से 0 कैंसिल, 4 और 3 का मामला। मतलब अंकित मूल्य है 4 तो क्रय मूल्य कितना है 3। ठीक है, अब अंकित मूल्य आपको 6,600 रुपए दिया गया है। ठीक है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 6 24, 4 पंचे 1650। मतलब एक की वैल्यू 1650 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 1650, 150 और 48, मतलब उत्तर हो जाएगा 4,950 रुपया। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सवाल में कुछ है नहीं, बेसिक क्वेश्चन कहा जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पहली 138 सम संख्याओं का औसत। यहां ध्यान दीजिए, पहली की जब बात की जाए, प्रथम की, यहां मैं बार बार ये चीज बता रहा हूं, पहली प्राकृत संख्याओं का जो औसत है, प्राकृत का जो औसत होता है, एवरेज जो होता है, औसत, वो कितना होता है, n+1/2। अगर मैं बात करूं सम की, तो सम के लिए जो औसत है वो क्या होता है, n+1। और अगर मैं बात करूं विषम की, तो विषम का औसत कितना होता है, केवल। ठीक है, अगर इसका योग पूछ लिया जाए तो n का गुणा और कर देते हैं सभी में, n × n+1/2, n × n+1 और n का स्क्वायर। अब आपसे बात सम की गई है, संख्याएं कितनी है, 138, कुछ नहीं करना, केवल एक जोड़ देना है। मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 139, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ये सवाल तो बस पढ़ के क्लिक करने लायक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। अगला सवाल हमसे कह रहा है केतन 151 कुर्सियां बेचता है। ठीक है, और उसे 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ। यहां ध्यान दीजिए, सवाल में कई बार बोलता है 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, कई बार बोलता है 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। दो टाइप तो ये हो गए। दूसरा बोलता है 51 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ और 51 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर हानि। इस चीज को जरा समझिए, अगर उसने 151 कुर्सियां बेची हैं, इसका मतलब उसने खरीदी भी 151 ही होगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब हमको केवल एक चीज ध्यान रखना है कि किसके बराबर लाभ हानि की बात हो रही, तो विक्रय मूल्य के बराबर। जिसके बराबर हो रही है उसी को हम मान लेते हैं 1 रुपए पर यूनिट। ठीक है, तो 1 रुपए पर यूनिट मतलब यहां मैं विक्रय मूल्य को मानूंगा, तो यहां विक्रय मूल्य 151 हो गया और लाभ कितना हो गया, 51। मतलब यहां पर जो विक्रय मूल्य है वो हो गया 151 और जो प्रॉफिट है वो हो गया 51। तो जो सीपी होता है वो क्या होता है, एसपी माइनस पी, मतलब विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो कितना हो गया ये 151 माइनस 51 बराबर कितना है, 100। अब आप जब ये 100 आ गया तो आपसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये 100 तो कैंसिल ही हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या, पी। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 51%, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, राम रवि से 20 किलोमीटर चलने में 2 घंटे अधिक समय लेता है। ठीक है, राम अपनी गति को दोगुना कर दे तो वह रवि से 1 घंटे 20 मिनट आगे हो जाता है, रवि की चाल ज्ञात कीजिए। मैं बार बार आप लोगों को एक बात बता रहा हूं कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के 80% क्वेश्चन केवल एक ही थीम पर आधारित होते हैं कि अगर दूरी समान है तो चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का अपोजिट होगा। यहां कहानी ये है, राम पहले भी 20 किलोमीटर दौड़ रहा था, बाद में भी 20 किलोमीटर दौड़ रहा है, लेकिन समय का जो डिफरेंस आया वो कितना आया, पहले वो 2 घंटे लेट था, अब वो 1 घंटे 20 मिनट फास्ट हो गया। मतलब टोटल अंतर है 3 घंटे 20 मिनट का। ठीक है ना। अब यहां देखिए, मैं राम की ही बात कर रहा हूं, अभी रवि की बात नहीं हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा। पहले उसकी स्पीड अगर 1 थी तो बाद में स्पीड हो गई 2, मतलब जो टाइम है वो होना चाहिए 2 और 1। अब आपके पास एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है, लेकिन इन दोनों का अंतर तो है, और ये कितना है 1, और इस 1 की वैल्यू है 3 घंटे और 20 मिनट। मतलब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, मिनट को घंटे में बदल दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 9 और 1 10, 1 की वैल्यू है 10 बटे। मतलब इस जगह पर उसको जो टाइम लग रहा था वो कितना लगेगा, 2 की वैल्यू हो जाएगी 20/3। ये किसको लग रहा था, राम को। अब अगर रवि जो है इससे 2 घंटे कम समय ले रहा है, तभी तो राम का समय 2 घंटे ज्यादा है। मतलब जो रवि का टाइम है, मैं बात कर रहा हूं रवि की, तो रवि का जो समय है, मैं अभी समय की बात कर रहा हूं, चाल की अभी बात नहीं हो रही,
समय जो है वो कितना हो जाएगा 20/3 घंटे माइनस 2 घंटे, तो 3 दूनी 6, मतलब कितना हो जाएगा ये 14/3। ठीक है, अब जो चाल है, चाल बराबर क्या होता है दूरी और बटे समय। दूरी तो दोनों के लिए 20 है और समय इसकी कितनी है 14/3, मतलब ये कितना हो जाएगा 60/14, या 2 सत्ते 14 और ये 30, मतलब 7 चौक 28, 2 बचेगा 4 सही 2/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल है रवि। अगर मेरे से राम की चाल पूछा होता तब मैं इसको 20/3 में भाग देता। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित किया जाए तो एक वर्ष में 16,000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी। मतलब मिश्र धन की बात हो रही है। अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, दर हो जाती है आधी और समय हो जाता है 2 गुना। तो दर आधी का मतलब कितना हुआ, अगर मैं आर की बात करूं तो ये तो भैया 20/2 है, मतलब ये तो हो जाएगी 10, और टाइम अगर 1 दिया हुआ तो 1 गुणे 2 मतलब टाइम हो जाएगा 2, और जैसे ही 2 की बात आती कहानी बन जाती है 2 और 1 की, मतलब 10, और यहां पर इसका स्क्वायर और बटे कितना 100। तो सीधी सी बात है ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा 10 दूनी 20 और 20 + 1 मतलब कितना हो जाएगा 21%। ये आपका CI है, ये क्या है आपका CI। यहां बात मिश्र धन की अगर हो रही है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा इससे 100% ज्यादा, क्योंकि मूलधन को 100 लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा 121। अब आप देखिए 16,000 रुपए की राशि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, केवल 160, बस 2 जीरो हटा देने, इसी में आप 160 का गुणा मार, ये कहानी है आपकी। तो 16 कम 16 हो जाएगा, 6 आना चाहिए लास्ट में, उत्तर तो ये वाला है। ठीक है, अब 16 दूनी 32, 32 और 1 33, और 16 कम 16 और 3 19, और 1 जीरो और लगा दिया तो 19,360 रुपए। यहां पर मैं केवल आप लोगों को ये बोलूंगा कि यूनिट प्लेस का भी इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। ठीक है ना, डिजिटल सम का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, 2 1 3 1 4, 4 और 6 1 7, 7 चौक 28, 8 2 10, 1 आना चाहिए, तो 6 3 9, 9 18 और 1 19, 9 और 1 10, सब 1 आ रहा है। मतलब डिजिटल सम और यूनिट प्लेस पर एक तिरछी निगाह जरूर रखनी चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संख्या 2.5 और 0.175 का एलसीएम क्या है। एलसीएम कौन सी संख्या होती है, बड़ी संख्या या बड़ी संख्या से भी ज्यादा। हमारा फोकस किस पर होता है, बड़ी संख्या पर। यहां मामला अगर दशमलव का है तो दशमलव हम सबसे पहले हटा लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये है 2.5 और ये कितना है 0.175। यहां दशमलव में 3 अंक है, यहां भी मैं 3 अंक कर देता हूं, अब बराबर हो गया। अब मामला आपको जो एलसीएम निकालना है वो निकालना है 2500 का और 175, ये कहानी है। अब देखिए बड़ी संख्या तो अब ये हो गई है, तो ये हो गई है, तो ये डबल जीरो है। डबल जीरो का मतलब ही होता है कि 2 ठो 2 और 2 ठो 5, और 25 अलग से बचा हुआ तो ये 5 और 5। अब देखिए 175 है, तो 175 में 25 तो रहता ही है, 7 और आ जाता है। ठीक है, अब आप देखिए ये वाला मामला तो 2 जीरो है ही है, और ये 25 सत्ते 175 है, 175। अब देखिए दशमलव कितने अंकों से आपने हटाया था 3 से, बस ये 3 अंकों के बाद दशमलव रख दीजिए, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 17.5। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, मतलब दशमलव वाली संख्याओं का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले आप दशमलव हटा दीजिए, दोनों को पहले बराबर कर लीजिए, फिर दशमलव को हटा दीजिए, और जितनी संख्या में पहले था उतनी ही संख्या में बाद में लगा दीजिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। सवाल आपको बोल रहा है त्रिभुज एबीसी त्रिभुज ईडीएफ क्षेत्रफल की बात हो रही है। क्षेत्रफल और क्षेत्रफल दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप त्रिभुजों के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, समरूप त्रिभुज की कहानी अगर आप लोगों को समझनी हो तो सबसे बढ़िया तरीका ये वाला फिगर है, इसको आप लोग याद रखिए। ये वाला मामला, ये वाला मामला, अगर ये ए बी और सी है और ये डी और ई है, मतलब यहां पर जो त्रिभुज बन रहा है, चूंकि इसका ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, और ये वाला जो कोण है ये दोनों ही त्रिभुजों में समान रहता है, क्योंकि वो तो आएगा ही। अब यहां पर आप देखो ये मामला है त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी, ये कहानी। अब यहां पर बराबर क्या क्या होता है, ये वाली भुजा की अगर मैं बात करूं, देखिए तो ए डी अनुपात डी ई बराबर क्या हो जाएगा, ए बी अनुपात बी सी। ऐसे ही ए ई अनुपात ए सी बराबर कितना हो जाएगा, डी ई अनुपात बी सी। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक, इसका रेशियो, इसका रेशियो, ये सारे रेशियोज बराबर होते हैं। और जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है परिमाप का, भुजा का
लंब का माध्यिका का क्षेत्र रेशियो तो समान होता है, लेकिन जब बात क्षेत्रफल की करेंगे तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्षेत्रफल का रेशियो दिया गया है, भुजा की बात की जा रही है, तो ये देखिए मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज ABC की, और त्रिभुज देखिए नाम बार बार ये बदलेगा, इस बात को आप याद रखिएगा, EDF। अब यहाँ देखिए भुजाएं कैसे चलेंगी, AB ED, BC DF, AC EF, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है, 1:4, तो अब अगर मुझे भुजा का निकालना है तो ये हो जाएगा, मतलब रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2, ठीक है। अब आप देखिए आपसे पूछा क्या है, DF, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, इसकी, तो ये वाली भुजा इसके बराबर है, इसके बराबर, इसका रेशियो और इसका रेशियो ही तो जाएगा। तो अब आप देखिए BC की वैल्यू कितनी है, 1, तो BC की वैल्यू 1, BC की वैल्यू है 8, तो 1 बराबर कितना दिया हुआ है, 8, तो यहां हमारा आ रहा 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 8, मतलब इसकी लंबाई हो जाएगी 16 सेंटीमीटर, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 10 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन 38.5 किलोग्राम है। 2 वर्ष के बाद 2 नए सदस्य उसमें जुड़ जाते हैं तो औसत 40.9 किलोग्राम हो जाता है नए सदस्यों का औसत वजन। यहाँ कहानी ऐसी नहीं है कि 2 लोग गए हैं और 2 लोग आए, ऐसा नहीं है, 2 नए आदमी आ गए। कोई भी किसी भी परिवार में अगर कोई नया सदस्य शामिल होता है तो उसको उस परिवार के रीति रिवाजों का पालन तो करना ही होता है। हमने और आपने भी किया था भाई, हम जब पैदा हुए तो वो परिवार तो पहले से था, उस परिवार में हम शामिल हो गए तो शामिल हो गए तो हमारे जो संस्कार आए, जिसको हम संस्कार बोलते हैं, वास्तव में वो हमारे उस परिवार के रीति रिवाज है। यहां भी कहानी वही है, कहानी ये कि अगर ये 2 लोग शामिल हो रहे हैं, 2 लोग अगर शामिल हो रहे हैं तो इनका भी जो औसत है वो तो यही होगा ना भाई, कहानी तो यही बनेगी, ठीक है। 2 नए सदस्य अगर शामिल हो, 10 सदस्य वाले परिवार का औसत वजन 38.5 है। अगर 2 वर्ष के बाद 2 नए सदस्य, पहली बात एक कहानी और भी है इसमें, 2 वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष के बाद इनकी जो औसत उम्र है वो कितनी हो जाएगी, 40.5। अब औसत कितना हो गया, 40.9, मतलब कितना बढ़ गया, 0.4 बढ़ गया। तो 0.4 कितने लोगों का बढ़ा, तो 10 और 2 12 लोगों का बढ़ा, 12 लोगों का बढ़ गया 0.4, मतलब वृद्धि कितने की हुई, 12 चौक 48, मतलब 4.8 की। और ये वृद्धि हुई किसकी वजह से, इन 2 लोगों की वजह से। तो 4.8 की वृद्धि हुई, मतलब 2 लोग जो आए वो 4.8 किलो ज्यादा लेकर के आ गए, तो एक आदमी का कितना, 2.4। तो अब औसत कितना हो चुका है, 40.5, और 2.4 उसमें जोड़ दीजिए, 42.9, कितना आ जाएगा, कितना था, 10 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन, 2 नए सदस्य जुड़ते हैं और औसत 40.9 किलोग्राम हो जाता है। इसका मतलब इसमें 2 किलो बढ़ा है। तो जो पहले है वो तो रहेगा ही, और साथ में जो वृद्धि हुई है वो उन्हीं 2 लोगों के कारण हुई है, तो एक का निकाल लीजिए और उसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए सवाल को दोबारा से देख रहे हैं, 38.5 किलोग्राम है 2 वर्ष के बाद, 38.5 किलो, ओहो, ये किलोग्राम है और ये क्या है, वर्ष है। ये किलोग्राम है और ये क्या है, वर्ष है। किलोग्राम का वर्ष के साथ अगर ये वर्ष में दिया होता तो अंतर आता। मतलब ये हुआ कि 2 नए लोगों की जो उम्र है, 2 नए का जो भार है वो कितना हो गया, टोटल की बात कर रहा हूं, तो 38.5 तो हुआ ही हुआ, प्लस 2.4 जो वृद्धि हो रही है ये 12 लोगों में हो रही है, और इसको काटना कितने से है, बांटना 2 लोगों में, तो 2 छक्के 12, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, और इसमें ये 38.5 तो सभी का है, तो ये 5 4 9, 8 4 12, 3 1 4 1 5, 52.9 आना चाहिए उत्तर। दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, दिया कहा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सवाल बोल रहा है 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को जोड़ने पर, देखिए 2.5 सेंटीमीटर भुजा के अगर 3 घन जुड़ेंगे, जैसे ये एक घन हो गया 2.5 का, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो, ठीक है। तो यहां एक बात हमें याद रखनी है कि 3 घन अगर जुड़ेंगे, मतलब अगर वो एक लाइन से रख दिए गए हैं तो लंबाई तो बढ़ जाएगी, चौड़ाई तो अभी भी वही है, ऊंचाई भी अभी भी वही है। मतलब ये हुआ
कि जो लंबाई होगी नए घन की वो कितनी हो जाएगी 2.5, अगर 3 जोड़ दिए गए हैं मतलब 7.5। बी लेकिन अभी भी 2.5 होगा और एच अभी भी 2.5 ही होगा। अब आपको कह क्या रहा है, सवाल आपको बोला उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब ये घन नहीं, अब ये क्या बन गया है घनाभ, क्योंकि भुजाएं तो अलग अलग हो गई है। तो जो घनाभ का WSA होता है, होल सरफेस एरिया, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब WSA या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल वो कितना होता है, वो होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। यही तो कहानी होती है। अब आप देख लीजिए B और H तो बराबर ही है, तो एक बार तो क्या हो जाएगा 7.5 में 2.5 का गुणा, 7.5 गुणे 2.5, चूंकि ये 2 बार है तो यही मैं 2 का गुणा मार देता हूं, और प्लस 2.5 गुणे 2.5, जितना भी आएगा उसमें कितने का गुणा 2 का। तो देखिए 5 पचम 25, 5 सते 35 और 2 37, और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6.25। अगर मैं जोड़ूंगा तो ये 75 और 43 43.75 गुणे 2, 75 में 2 का गुणा करेंगे 150, एक बच गया तो 2 तिहाई 6 और 1 7, 2 चौके 8, 87.5 मेरा उत्तर होगा, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए LB भी 7.5 गुणे 2.5 है और LH भी 7.5 गुणे 2.5 है। चूंकि ये 2 बार था इसलिए मैंने सीधा इसमें 2 का गुणा मार दिया, दोनों का अलग अलग गुणा करने का कोई मतलब नहीं था, उत्तर तो वही आना था। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोला P माइनस क्यू बराबर ये है, Q माइनस R बराबर ये है, R माइनस P बराबर ये है, तो पी क्यू प्लस क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3p क्यू। यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा, बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। अगर ये मामला अंतर का है तो a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए, यही तो कहानी बनती है। अब यहां पर उसने एक गेम और खेल दिया, क्या खेल दिया है, यहां वो लेके आ गया है बटा ए बी सी, यहां वो लेके आ गया है बटा ए प्लस बी प्लस सी आ गया है, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी आ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी कहाँ का गया है, यहाँ का, मतलब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है ये है -6 का स्क्वायर प्लस कितना है ये बी माइनस सी कितना है, सॉरी 5 का स्क्वायर और प्लस कितना है 1 का स्क्वायर, तो 6 6 हम 36 प्लस 25 और प्लस 1, 25 1 26 6 32 32 और 30 62 और 1/2 आपका ये जिंदा है, तो 1/2, तो 1/2 से जब आप इसको 2 से काटेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 31, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, यहाँ 4 फार्मूले मैंने बताए थे, आप लोग पिछले वीडियोज में देखे भी होंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। सवाल आपको बोल रहा है थीटा एक न्यून कोण है, तो कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर ऋण 1/2 है, तो कास स्क्वायर 2 थीटा और काट स्क्वायर थीटा बाई 2 का मान क्या होगा। क्या बात है, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, नो डाउट ट्रिग्नोमेट्री का ये एक अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा। पहली बात तो ये है कि आप इसको देखिए, इसको देखिए, यहां मैं आप लोगों को 2-3 फॉर्मूले लिखवा देता हूं। पहला ये होता है cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपको दिया गया है। ठीक है, मतलब ये ठीक है, तो अब cos 2 थीटा की वैल्यू ऋण 1/2 है। अब आपसे पूछा क्या है cos स्क्वायर 2 थीटा, मतलब ये इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू तो 1/4 आ जाएगी, ये वाली वैल्यू तो 1/4 है। अब इसकी बात कर लेते हैं, मतलब मैं बात कर रहा हूं cot थीटा बाई, ठीक है, ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस, ठीक है ना। अब आप देखिए कॉस थीटा की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, यहां से निकल सकती है, तो देखिए अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको आप हल करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है ऋण 1/2, ये ऋण 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा धन, मतलब यहां बचेगा 1/2 और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस, और ये 2 इधर आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/4
मतलब कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो ये हो जाएगी 1 + 1/2 और 1 - 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब कितना हो जाएगा 3, और इसकी वैल्यू है 1/4, तो 1/4 धन 3 मतलब उत्तर हो जाएगा 13/4। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। पहला तो ये है कि ये इसको रहने दीजिए, एक फॉर्मूला तो ये वाला है, ये वाला, और दूसरा फॉर्मूला है ये वाला, ये आपको याद रखना। एक फॉर्मूला और मैंने यूज किया है, तो वो यहां से निकला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ये आपका सर्व समीकरण है। ठीक है, तो उत्तर हो रहा है 13/4, दिया कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पर। ठीक, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, श्वेता और संतोषी की आयु का अनुपात 9:4 है। 10 वर्ष बाद संतोषी की आयु श्वेता की आयु जितनी होगी, ठीक है ना, 10 वर्ष बाद संतोषी की आयु श्वेता की वर्तमान आयु जितनी हो, क्योंकि 10 साल बाद दोनों बराबर तो हो ही नहीं सकते, कि वर्तमान आयु जितनी, मतलब अभी जितने की श्वेता है 10 साल बाद संतोषी उतने की हो जाएगी। अब आप देख लीजिए, बहुत बेसिक सी चीज है, ये है श्वेता और ये है संतोषी। देखिए, ये है 9 और ये है 4, इन दोनों के बीच का फर्क मुझे कितना दिख रहा है, 5 का, लेकिन ये बराबर हो रहा है कब, ये 9 और 9 कब होगा बराबर, 10 साल के बाद। मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 2, मतलब 9 की वैल्यू 9 दूनी 18 वर्ष, और इसकी वैल्यू अभी वर्तमान में 4 दूनी, ये कहानी बन जाएगी। अब आप देखिए 10 साल के बाद ये भी 18 की हो जाएगी, मतलब अभी जितने की ये है 10 साल के बाद ये उतने की हो जाएगी, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है 26,000 रुपए को 2 भागों में, एक भाग पर 5 वर्षों के लिए 10%, दूसरे भाग पर 6 वर्षों के लिए 9% साधारण ब्याज समान है। अच्छा, ब्याज समान, यहाँ दो तरह से सवाल पूछा जाता है, एक में मिश्र धन समान करता है और एक में ब्याज समान करता है। मिश्र धन समान करता है तो उसमें हम ब्याज में 100 जोड़ करके बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर बड़ा मामला ये है, एक है 10% वाला और एक है 9% वाला। कितने कितने साल का मामला है, 10% वाले का मामला है 5 साल का, और 9 वाले का मामला है 6 साल का। इसको मैं मान लेता हूँ x, इसको मैं मान लेता हूँ y, और ये दोनों आपस में बराबर है। यही तो कहानी है। अब आप देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, 50x बराबर 54, तो x इज टू y बराबर कितना हो जाएगा 54:50, तो ये कितना आ जाएगा 27, और ये कितना आ जाएगा 25। ये कहानी है आपकी। अब मामला कितने का था, मामला कितने का, 26,000 का, मतलब इन दोनों का जो सम है वो कितना है 26,000 रुपया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये 52 आएगा, तो 52 बराबर है 26,000, तो 26 से तो दोनों कट रहे हैं, 26 दूनी 52 और ये 1,000, मतलब एक की जो वैल्यू है वो कितनी है 500, एक बराबर है 500। अब आपसे पूछ किसका रहा है, 10% वाला। 10% वाले को आपने क्या माना है x, और x की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 27। ठीक है, तो 27 गुणे 500, तो 5 सते 35, 5 दूनी 10 और 3 13, मतलब उत्तर हो जाएगा 13,500 रुपए। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, नल ए और बी क्रमशः 4 और 6 घंटे में एक टैंक को भरते हैं, नल सी उसी को 12 घंटे में खाली कर देता है। मतलब सेम टैंक की बात हो रही है, सेम टैंक की बात हो रही है, तो सवाल एज इट इज लगा लेते हैं। देखिए ए है, बी है, सी है, बस ये ध्यान रखना है कि सी निकासी नल है। ठीक है, ये वाला मामला कितने का है 4 का, ये 6 का, और अगला वाला कितने का है 12 का। मतलब जो टोटल टैंक का जो वॉल्यूम है वो कितना है 12, मतलब इसकी इफिशियंसी है 3, इसकी है 2, और इसकी कितनी है 1। ठीक है, लेकिन ये माइनस में है। अब अगर तीनों को एक साथ चला दिया जाए तो ये कहानी बन जाएगी, तो 3 2 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 4। यही तो कहानी आएगी। अब टोटल कितना है, तीनों को एक साथ चला दिया गया तो कितना हो जाएगा, ये 12/4, मतलब उत्तर आ जाएगा आपका 3 घंटे। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, ए और बी ने 35,000 रुपया और 56,000 रुपए का निवेश किया, ए का लाभांश 45,000 रुपए है, तो कुल लाभ कितना है, कुल पूछ रहा, दूसरे का नहीं पूछ रहा। तो देखिए लाभ का जो बंटवारा है वो हमेशा किस पर होता है, लगाई गई पूंजी
और अगर समय भी दिया गया है तो पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में। यहाँ देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सबसे पहले तो आप इन सबको बराबर कर लीजिए, छोटा छोटा डाटा बना लेते। देखिए ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है, ठीक है। 5 सत्ते नहीं कट रहा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए ए और बी का मामला है, ए और बी का मामला है। इसने कितने लगाए थे 35, इसने कितने लगाए हैं 56, यही तो कहानी है, ठीक है ना। ए का लाभांश इस 35 रुपए पे इसको कितना मिला है 45 रुपए, ठीक है। तो 5 सत्ते 35, 5 नवा 45, मतलब 7 पे मिलेगा 9, तो 56 का मतलब कितना है 7 गुणे 8, ठीक है। बस आप इसमें 8 का गुणा कर दीजिए। तो भाई 7 पे अगर 56 मिल रहा है, 7 पे अगर 9 मिल रहा है, तो इस 7 पे अगर 9 मिला तो 9 गुणे 8 मतलब कितना इसको मिल गया 72 रुपए, 72 रुपए, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है कुल लाभ कितना है, तो भैया यहाँ था 45 और यहाँ था 72, ठीक है। या एक काम करते, इनको अगर मैं जोड़ भी लेता यही अगर मैं जोड़ लेता तो 6 5 11 5 3 8 1 9, तो देखिए 7 का कितना है 9, तो 91 बराबर कितना होता है 7 गुणे 13, तो 9 गुणे 13 मतलब 13 नहीं है 117, 3 जीरो आपने हटाए थे, वही 3 जीरो लगा दीजिए, उत्तर ये वाला हो जाए, ठीक है। चाहे ये 72 आपने निकाल लिया था, इस 72 में आप 45 को सम कर दीजिए, तो ये 7 7 4 11, ये हो जाएगा 1,17,000, ठीक है। चाहे यहां से कर लीजिए चाहे यहां से कर, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने वेतन का 30% खर्च करने के बाद एक आदमी के पास 2100 रुपए बचे, ठीक है। बची हुई राशि में से, ध्यान दीजिएगा, बची हुई राशि में से 15% छोटी मोटी, अब जो बची हुई राशि है उसमें से उसने 15 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना 85%, ठीक है ना। और खर्च कर दिया, उसकी बचत कितनी है, अब ये 2100 में से 15 खर्चा हो गया तो बचत कितनी है 85%, मतलब सीधा सा सवाल है 2100 का आपको कितना परसेंट निकालना है 85%, ठीक है। ये और ये कैंसिल, 21 पंचे 105 और 21 अट्ठे 168 और 10 179, 168 और 10 178, 1785 रुपए, ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा जवाब, ठीक है। कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोला 2430 रुपए की धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्से में से क्रमशः 5 रुपए 10 रुपए और 15 रुपए कम कर दिए जाएं, मतलब इसको कम करने के बाद शेष धनराशि 3 4 और 5 है, 3 4 और 5 है, ठीक है ना। अब देखिए 5 10 और 15 रुपए, मतलब 2430 में से जितना जितना मिला था इसको निकाल दिया गया, तो टोटल मैंने कितना निकाला है 10 5 15 और 15 30, मतलब 2430 रुपए में से जो ज्यादा इन लोगों को मिला था, इसमें से मैंने कितना 5 + 10 + 15, मतलब ये टोटल कितना हो गया 30, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो बचेगा कितना 2400 रुपया, यही तो कहानी है। अब देखिए ए बी और सी को जो पैसा मिला है वो टोटल अब हम 2400 रुपए कर रहे हैं, और इसका रेशियो कितना है 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12, तो 12 बराबर कितना है 2400, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 रुपये, ठीक है। अब आपसे पूछ किसका रहा है बी का हिस्सा, बी का हिस्सा तो ये है, तो इस 2400 रुपए में से इसको कितना मिलेगा 200 गुणे 4, मतलब इसको मिल गया 800, ठीक है। ये 800 रुपए तो इस 2400 में है, लेकिन रकम तो 2430 है, तो बी वाले में से कितना था क्रमशः, तो बी वाले में से कितना कम किया गया था 10 रुपया, तो भैया 10 रुपए जो हमने अलग किया था उसको दे दीजिए, तो उत्तर कितना आ जाएगा 810 रुपया, कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 पे, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 520 रुपए में खरीदी, 20% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिए 520 है, 20% है, तो 104 और बढ़ जाएगा, तो भैया 520 में 104 जोड़ दीजिए 624 रुपए, उत्तर हो जाएगा। देखिए इसको कैलकुलेशन को थोड़ा सा आप लोग ठीक करिए, 520 रुपए है, ठीक है ना, तो 10% में 1 जीरो हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 52 रुपया। अब अगर 1% निकालना है तो 2 जीरो हटा दीजिए, 2 जीरो नहीं है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, मतलब 1% की वैल्यू 5.2 रुपया। अब अगर 10% की वैल्यू कितनी है 52, मतलब 20% की वैल्यू हो जाएगी 104, और कमाना क्या है उसको लाभ कमाना है, जब लाभ कमाना है तो जोड़ दीजिए, अगर हानि हो रही होती तो घटा दिए होते, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोला 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद 150 रुपए की अंकित मूल्य वाली एक कमीज 105 रुपए में उपलब्ध है, ठीक है।
दूसरी छूट का मान 12.5% है, तब पहली छूट का मान क्या होगा? क्या बात है, मतलब छूट जो उसको मिल रही है भैया 150 का सामान था, 105 में अगर उसने खरीदा, मतलब छूट मिली है उसको 45 रुपए। और ये 45 रुपया की छूट कितने पे मिली है? 150 पर। तो अगर मैं इसका परसेंटेज देखना चाहूं तो ये कैंसिल, 15 तिया 45, मतलब टोटल छूट उसको मिली है 30 पर। अब एक छूट तो 12.5 है, टोटल चाहिए 30, और आप जो निकालते हो वो कैसे निकालते हो? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, यही तो करते हो आप। छूट का मामला तो यही है। अब आप देखिए ये 12.5 है, मतलब मुझे और कितना चाहिए? 17.5, तब ये 30 बनेगा। तो 17.5 से नीचे है ये वाला, तो उत्तर हो ही नहीं सकता। दूसरा ये 25 12 37, ये बहुत ज्यादा, ये उत्तर हो ही नहीं सकता। मामला फंसेगा इन दोनों में। अब अगर इसको आप देख करके हल करना चाहो तो आप खुद देखो, ये 12.5 है, ये भी 0.5 है। जब यहां पर ये जाएगा, यहां पर ये जाएगा, तो यहां पर तो ये 30 और 20 और 12 32.5 है कि 31 हो जाएगा, लेकिन यहां पे जाएगा तो 0.25 आ जाएगा, और घटाओगे तो 0.75 बचेगा। इसलिए मैं चेक पहले इसको करता हूं, ठीक है। तो अब आप खुद देखो, 12.5 प्लस 20 माइनस 20 गुणे 12.5 और बटे कितना? 100। 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, 5 25, ये कितना? 20 और 12 32, तो 32.5 में से 2.5 घटा देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा? 30। मतलब देख के आप बता सकते थे कि आंसर कितना हो जाएगा? 20%, ठीक है ना। ये मैंने कैसे बताया भाई? सीधी सी बात है, एक छूट 12.5 एक 30 की है, मतलब अभी डिफरेंस 17.5 का है, उससे कम वाला तो हो ही नहीं सकता। ये बहुत ज्यादा था तो ये हो ही नहीं सकता। ये दोनों बचे, और अगर ये एक्स वाई वाला मामला करें तो 0.5 और 0.5 का जब आप गुणा करोगे तो 125 आएगा, मतलब डाटा ऊपर निकल जाएगा दशमलव के बाद 2 अंकों तक, और यहाँ कोई उत्तर उसमें था नहीं, यहाँ पे दशमलव के बाद केवल 1 अंक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्या बोल रहा है? प्रत्येक समलंब चतुर्भुज की बात हो रही है। प्रत्येक समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है? बिल्कुल नहीं होता। एक समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज जरूर होता है, ठीक है, क्योंकि समलंब की परिभाषा क्या है? समलंब में क्या होता है? लंब समान होने चाहिए और भुजाओं का एक जोड़ा समान होना चाहिए। लेकिन समांतर में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं समान भी होती है, समांतर भी होती है, जबकि इसमें दो भुजाएं तो क्या होती है? समांतर होती है, लेकिन बराबर कहीं कुछ नहीं है, ठीक है, ये वाला गलत। प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक वर्ग होता है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ग के कोण 90 डिग्री होते हैं, समांतर चतुर्भुज में ये आवश्यक नहीं है। प्रत्येक आयत एक वर्ग होता है, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है, ये भी नहीं हो सकता। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, ये बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर, समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर, ठीक है ना। वर्ग की वो ये है परिभाषा में चारों कोण 90 डिग्री होने चाहिए। समचतुर्भुज में ऐसी शर्त नहीं है, लेकिन वर्ग होगा तो समचतुर्भुज वर्ग नहीं होता, लेकिन वर्ग समचतुर्भुज होता है, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। ओ, ये उत्तर नहीं था, ये था उत्तर। क्या था उत्तर? डी, ये वाला भर सही, केवल डी, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे ये, दो लड़कियां विपरीत दिशाओं में यात्रा करती हैं। पहली लड़की ए से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और बी तक पहुंचने में 20 घंटे लेती है, ठीक है। दूसरी लड़की बी से ए अपने गंतव्य ए तक पहुंचने में 25 घंटे का समय लेती है। रास्ते में पहली लड़की से मिलती है, दूसरी लड़की की गति कितनी है? फिर वही सवाल, एक ए से बी तक जा रही है, दूसरी बी से ए तक आ रही है, मतलब दोनों द्वारा तय की गई दूरी समान है, और अगर दूरी समान है तो चाल और समय का रेशियो उल्टा होगा, ठीक है। तो अगर एक लड़की ए है, एक लड़की बी है, मेरे पास दोनों का क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है। पहली 20 घंटे लेती है, दूसरी 25 घंटे लेती है, मतलब ये वाली कितनी ले रही है? 20 घंटे, और ये वाली कितनी ले रही है? 25 घंटे, ठीक है ना। तो मतलब रेशियो है 4 और 5 का। वैसे सवाल को देख करके डाटा उसने कुछ इस तरीका है, 25 और 20 है तो 25 और 20 ही होगा, उत्तर तो ये वाला है, ठीक है। लगाने का तरीका जो है, तो इसकी जो स्पीड है ये 5 और 4 की होनी चाहिए, यही तो कहानी है। अब ए की जो स्पीड है वो कितनी है? 25, मतलब 5 एक कम 5, 5 25, एक की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू 4 गुणे 5, मतलब इसकी स्पीड हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोला, एक ग्राहक 40% की छूट या 25 और 15% की दो क्रमिक छूटों में से किसी एक का चुनाव करने, दोनों छूटों में क्या अंतर? सीधी सी बात यह है कि अगर दोनों का जो सम है वो
एकल छूट के बराबर होता है तो डिफरेंस कहाँ पैदा होता है, एक्स वाई अपॉन 100 में। मतलब ये हुआ कि भैया एक्स प्लस वाई तो वही है, मतलब आपको सीधा सीधा ये लगा देना है, ये लगा देना है। अब ये कितना है 375, और अगर ये 2 अंकों के बाद है मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 3.75%। ये आपका सवाल है। मतलब यहां जो छूट मिल रही है 40% की, दूसरे वाले में छूट 40% से कम की मिलेगी। कितनी कम मिलेगी, 3.75%। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शिवा ने एक वित्त कंपनी से वार्षिक रूप से संयोजित 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,000 रुपए की राशि उधार ली। 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। फिर वही मामला, 2 वर्ष है लेकिन यहाँ 20% है, तो 2 वर्ष है तो मामला कितना हो जाएगा 2 और 1 का। तो पहले में तो 20 पूरा पूरा और दूसरे वाले में 20 का स्क्वायर, और बटे में कितना रहता है 100, तो 20 का स्क्वायर मतलब ये 20, 1 2 1 2 कट गया, ये हो गया 40 और ये हो गया 4, मतलब टोटल कितना ब्याज मिलेगा उसको 44। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ है 44%। अब 1% की वैल्यू 2 जीरो हटा दीजिए, 120 आएगी। ये 120 का आप गुणा मार दीजिए, तो 12 चौके 48, 12 चौके 48 और 4 52, 1 जीरो, मतलब उत्तर हो जाएगा 5,280 रुपए दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल सिंपल सिंप्लीफिकेशन का। देखिए ये भी कोष्टक है, ये भी कोष्टक है, पहले तो इन्हीं दोनों को हल कर लेंगे। तो ये 3/2 और 1/7 है, मतलब 3/2 गुणे 7/1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21/2। ठीक है, फिर गुणे वो वाला मामला 1/2 माइनस 1/3 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/6। ठीक है, 1/2 माइनस 1/3, जब कभी दोनों का अंतर 1 है, 3 दूनी 6, यहाँ पे आएगा 3 - 2, तो ये 1/6 हो गया। अब भाग है तो ये गुणा हो जाएगा 42/1, 42/1। ठीक है, तो 6 सत्ते 42, अब तो कुछ जा नहीं रहा, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 73 सही 1/2, ये मेरा उत्तर हो जाएगा, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। जब कभी भी 8 की विभाज्यता का मामला है तो आप लोगों ने जो रट रखा है कि अंतिम के 3 अंक विभाजित होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, सैकड़े का अंक, ठीक है, ये बात याद रख लीजिएगा कि जो सैकड़े का अंक है अगर वो सम है तो अंतिम 2 अंक 8 से कटें, और अगर विषम है तो अंतिम 2 अंकों में 4 जोड़ने पर 8 से कटे। ये कहानी है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर ये सम है, ये कटना चाहिए, ये कट रहा है, मतलब ये संख्या 8 से कटेगी। यहां पर ये सम है 6 8 से नहीं कट रहा, मतलब नहीं कटेगी। यहां पर सम है 6 8 से नहीं कट रहा, नहीं कटेगी। यहां पर ये विषम है, कितना है 1 विषम है, 4 जोड़ दीजिए 24 4 28, 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 6,816, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही आज का ये सेशन खत्म होता है। काफी बढ़िया सवाल देखने के लिए मिले और मुझे ऐसा लगता है कि इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरा सोचना कहां तक सही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए